हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग और WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इन दोनों सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को देखने वाले हैं जो कि आपके CBT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं, यानी टोटल आपके क्वेश्चन हो गए 12 और मार्क्स हो गए आपके 24, यानी 24 मार्क्स आप फिक्स कर लेंगे अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देख लेते हैं तो। क्योंकि इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चंस को लिया है जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं एंड जो इस बार आ रहे हैं, है ना। तो मैंने सभी क्वेश्चंस को सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखिए, आपके 24 मार्क्स बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग को, देन हम डिस्कस करने वाले हैं WCS को। ओके, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को पहचानिए। यानी माइक्रोफोन का सिंबल आपको बताना है, माइक्रोफोन का सिंबल क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा माइक्रोफोन जो होता है ना, उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, याद रखेंगे, है ना। इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं, वरना मैं आपको ज़रूर बताता। तो आपको याद रखना है, ये हमारा माइक्रोफोन का सिंबल होता है। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, कभी कभार इसमें कंडेंसर वाला माइक्रोफोन पूछ लेता है। तो कंडेंसर वाला जब माइक्रोफोन पूछेगा तो इस तरह से होगा, है ना। मैं यहाँ पर आपको बना कर दिखाता हूँ। ये तो हमारा माइक्रोफोन हो गया। अगर इसके बीच में इस तरह से संधारित्र लगा देगा, कंडेंसर लगा देगा, तो वो हमारा कंडेंसर माइक्रोफोन हो जाएगा। क्लियर है, याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है, ये आपको बताना है। यानी जो हमारे पास मोटर होती है उसे हम चालू और बंद करेंगे तो हम किस उपकरण का, किस डिवाइस का यूज़ करते हैं। स्लिप रिंग, रोटर, स्टार्टर और स्टेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टार्टर। लेकिन जल्दबाजी में वो पढ़ते हैं नहीं ऑप्शन को और स्टेटर लगा देते हैं, है ना, जो कि आपका गलत हो जाएगा। स्टेटर नहीं होता है, आपका स्टार्टर होता है ना, स्टार्टर से हम क्या करते हैं, मोटर को चालू और बंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंगल पोल MCB कौन सा है। आपको सिंगल पोल MCB पहचानना है। तो मैंने ट्रिक आपको बताई है, जितने बार MCB में जा रहे हैं उतने ही बार आउट होंगे, यानी इन जितने होंगे उतने ही आउट होंगे। यहाँ पर देखिए 4 वायर इन हो रहे हैं, है ना, और यहाँ पर 4 वायर आउट हो रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 4 पोल, है ना, ये आपका 4 पोल MCB हो गया। यहाँ पर 2 वायर आ रहे हैं और 2 वायर जा रहे हैं, यानी ये आपका क्या हो गया, 2 पोल MCB हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 वायर आ रहा है और 1 वायर जा रहा है यहाँ से, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, सिंगल पोल MCB हो गया, जो कि हमारा राइट आंसर में पूछा था, है ना। सिंगल पोल MCB कौन सा है, तो वो ऑप्शन नंबर सी में ही है। ये हमारा 3 पोल MCB है ना, 3 वायर इनपुट हो रहे हैं और 3 वायर आउटपुट हो रहे हैं। तो ये आपका क्या है, 3 पोल MCB हो जाएगा। क्लियर। तो मैं चारों ऑप्शन को इसलिए बताता हूँ जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन का मतलब पता हो, है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्वचालित लोहे को गर्मी से नियंत्रित करता है। यानी कि ऐसा कौन सा स्वचालित भाग होता है ना, कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है। तो जहाँ पर भी गर्मी की बात आ जाए ना, तो वहाँ पर थर्मोस्टैटिक आ जाता है ना, थर्मोस्टैटिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोस्टैटिक स्विच, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गेट का नाम बताइए क्या है ना। ये आपके सामने गेट दे दिया है इस तरह से, एंड इस गेट का आपको नाम बताना है क्या है। तो मैंने आपको सभी गेट के बारे में अच्छे से बता रखा है। तो ये हमारा कौन सा गेट है, एंड गेट है। ये हमारा कौन सा, एंड गेट है। और गेट कैसे बनता है, और गेट मैं आपको बना करके दिखाता हूँ इस तरह से, ये हमारा और गेट होता है ना। और नॉट गेट किस तरह से होता है, तो नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है ना, और ये हमारा कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा नॉट गेट होता है। क्लियर है, तो याद रखेंगे। एंड यहाँ से जो है नॉर गेट के बारे में भी पूछ लेता है, नॉर, है ना। तो नॉर गेट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले और गेट बनाएंगे इस तरह से, एक 0 बना देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। एंड अगर आपसे नैंड गेट पूछ लेता है ना, नैंड गेट, तो नैंड गेट कैसे बनता है, मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखा रहा हूँ। तो नैंड गेट इस तरह से बनेगा, देखिए सबसे पहले आप एंड गेट को बना लेंगे इस तरह से, है ना। यहाँ पर आप 0 लगा देंगे तो ये नैंड गेट हो जाएगा। तो ये मैंने सभी इसीलिए बताए हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। हो सकता है आपसे नैंड गेट पूछ ले, एंड गेट, और गेट, है ना, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने ये सारे बता दिए। फिलहाल में ये आपका क्या है, ये आपका एंड गेट है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंड गेट।
क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बॉल पिन हैमर कौन सा है। बॉल पिन हैमर आपको बताना है। तो ये क्या आपका बॉल पिन हैमर है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा मैलेट है। क्या है? मैलेट, जिसे हम क्या कहते हैं? लकड़ी का हथौड़ा कहते हैं, है ना। ये आपका क्या है? ये आपका क्रॉस पिन हैमर है ना। क्रॉस पिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखेंगे ये लकड़ी है और लकड़ी के क्रॉस में यहाँ पर बना हुआ है, तो ये क्रॉस पिन हैमर हो गया। अगर लकड़ी के ही सीध में बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं ना। फिलहाल ये भी हमारा बॉल पिन हैमर नहीं है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्लॉ हैमर है ना। ये हमारा क्लॉ हैमर है जो कि क्या करता है? लकड़ी से कीलों को निकालने में मदद करता है ना। ये हमारा क्लॉ हैमर है। ये हमारा बॉल पिन हैमर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉल की तरह बना हुआ है ना, तो ये हमारा बॉल पिन हैमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में से बैटन होल्डर को पहचानिए कौन सा है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि बैटन होल्डर कौन सा है। तो देखिए ये आपका जो एंगल में बना हुआ है, ये भी आपका एंगल में है, तो ये दोनों तो क्या हो गए? ये आपके एंगल होल्डर हो गए, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला होल्डर कौन सा होता है? ये हमारा पेंडेंट होल्डर होता है। कौन सा? पेंडेंट होल्डर होता है, जो कि लटकाने वाला होल्डर होता है ना। तो बचा क्या? हमारा ऑप्शन नंबर ए बचा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? बैटन होल्डर कहते हैं, बैटन होल्डर। ओके, याद रखेंगे ये हमारा बैटन होल्डर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी के प्रतीक को पहचानिए। मैंने आपको बैटरी का मतलब बताया था। देखिए सेल और बैटरी में आपको पता होना चाहिए, इस तरह से अगर आपको बना है ना। बड़ी वाली लेग पॉजिटिव होती है, छोटी वाली नेगेटिव होती है, ये तो आप जानते ही है ना। तो ये अगर इस तरह से बना है जिसमें सिर्फ 2 टर्मिनल है, तो वो आपका सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। लेकिन अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा सेलों को मिला दूँ तो बैटरी बन जाती है। जैसे एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, है ना। इन दोनों सेलों को मैंने मिला दिए तो ये क्या हो गया? ये मेरी बैटरी बन गई, है ना। तो इसे मैं क्या कहूँगा? बैटरी कहूँगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे। कैसे? ये हमारा क्या है? ये हमारा वोल्ट मीटर है ना। ये हमारा वोल्ट मीटर है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा लैंप है ना। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए, तो यही राइट आंसर है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारे ऑप्शन इसीलिए समझाता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, फोटो डायोड कौन सा है। अब देखिए 2 डायोड होते हैं, एक आपका होता है फोटो डायोड और एक आपका होता है लाइट एमिटिंग डायोड, है ना, डायोड। अब यहाँ पर देखिए 2 डायोड होते हैं, दोनों को मैं आपको समझा देता हूँ। फोटो डायोड की जब बात करेगा, डायोड का सिंबल तो आप जानते होंगे इस तरह से होता है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी। चलिए ये डायोड हो गया। अब फोटो डायोड कौन सा होगा और लाइट एमिटिंग डायोड कौन सा होगा, कैसे पहचानेंगे? तो जब इस तरह से सिंबल बना हो एरो का, ध्यान से समझिएगा, जब इस तरह से सिंबल बना हो तो वो आपका फोटो डायोड होगा। अगर इस तरह से सिंबल बना है ना, बाहर की ओर निकलने का, तो वो आपका एलईडी होगा, यानी लाइट एमिटिंग डायोड होगा। क्लियर है? तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है फोटो डायोड, तो फोटो डायोड से क्या होता है? एरो की डायरेक्शन अंदर की ओर होती है ना। तो देखिए एरो की डायरेक्शन यहाँ पर अंदर की ओर आ रही है ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोटो डायोड ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल रहा है ना। ये आपका जीनर डायोड होता है ना। और ये मैंने इसलिए बताया, आप देखिए ये इनमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूँ। आप अपने फ़ोन में फ़ोटो को क्लिक करते हैं तो फ़ोटो कहाँ पर जाता है? आपके फ़ोन के अंदर जाता है ना। फ़ोन के अंदर मेमोरी में सेव होता है, यानी अंदर आ रहा है ना। तो यहाँ पर अंदर की डायरेक्शन है। एलईडी यानी जो एलईडी बल्ब आपने देखे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो बल्ब होता है वो रोशनी बाहर की ओर फेंकता है ना। तो बाहर यानी एरो बाहर आ रहा है, देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये मेरी ट्रिक है जो कि आपको अगर समझ में आए तो याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, वेव फॉर्म को पहचानिए। यहाँ पर ये वेव फॉर्म कुछ इस तरह से हमें दे रखी है, इस तरह से, है ना। और इस वेव फॉर्म को हम अच्छे से जानते हैं। ये कौन सी वेव फॉर्म है? ये हमारी साइन वेव है, साइनोसोडल वेव फॉर्म जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन डाउट यहाँ पर आता है कि सॉ टूथ वेव कौन सी होती है। तो ध्यान से समझिएगा, इस तरह से अगर इस तरह से जो है बनती है तो वो क्या होती है? सॉ टूथ वेव फॉर्म, यानी जो हैक्सॉ होती है ना उसके दांत की तरह होता है, देख सकते हैं ये हैक्सॉ के दांत की तरह है ना। तो इसीलिए इसे कहते हैं सॉ टूथ वेव फॉर्म, है ना। स्क्वायर वेव फॉर्म क्या होती है? तो वो इस तरह से चलती है, देखिए इस तरह से चलेगी, इस तरह से, है ना, इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये आपकी स्क्वायर वेव फॉर्म हो जाएगी। ट्रायंगल वेव फॉर्म क्या होती है? वो आपके ट्रायंगल के फॉर्म में चलेगी, इस तरह से, है ना, इस तरह से। तो ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा। तो हमसे साइन वेव पूछा था, जो कि यहाँ पर साइन का सिंबल था, साइन वेव का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोच प्लायर का पहचानना है आपको, नोच प्लायर कौन सा है ना। तो ये आपका कॉम्बिनेशनल प्लायर है ना। नोच प्लायर हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इसकी नाक जो है लंबी है,
तो लॉन्ग नोज है ना, लंबी नाक वाला प्लेयर है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? सुरक्षात्मक उपकरण उसे कहते हैं जो उपकरण की सुरक्षा करता है ना। तो उपकरण की सुरक्षा कौन करेगा? देखिए रजिस्टर क्या होता है, वो जो है जो करंट को स्लो कर देता है, यानी जो विद्युत धारा होता है उसके मार्ग में रुकावट पैदा करता है, तो ये तो कोई सुरक्षात्मक उपकरण हुआ नहीं। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में जो है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखता है ना, तो ये भी नहीं है। मैग्नेट तो चुंबक होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज़ क्या करता है? अब देखिए फ्यूज़ की कुछ रेटिंग होती है, जैसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर है ना। अब अगर उससे ज़्यादा लाइट आएगी है ना, अगर उससे ज़्यादा लाइट आई, जैसे 5 एम्पियर की लाइट आ गई जबकि आपने 2 एम्पियर का फ्यूज़ लगाया है, तो ऐसे में क्या होगा, आपका फ्यूज़ जो है उड़ जाएगा, यानी फ्यूज़ वहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आगे लाइट नहीं जा पाएगी। ऐसे में क्या होगा, आपके जितने भी उपकरण आगे लगे हैं, टीवी हो गया, फ़ैन हो गया है ना, वो सारे के सारे उपकरण क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लाइट जाती तो वो क्या हो जाते, वो ख़राब हो जाते हैं ना। तो इसने क्या किया, फ्यूज़ ने उपकरण को बचाया है ना, सुरक्षा की, तो इसलिए ये सुरक्षात्मक उपकरण होता है। क्लियर है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्यूज़। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज लेस देन 25 वोल्ट इज कॉल्ड, यानी 250 वोल्ट से अगर कम वोल्टता है तो उसे हम क्या कहेंगे? एमटी कहेंगे, एलटी कहेंगे, ईएचटी कहेंगे या फिर एचटी कहेंगे? तो देखिए अगर 250 वोल्ट से अगर कम वोल्टता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एलटी कहते हैं, लो टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लो टेंशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है? ये आपको बताना है ना, डीसी मोटर का कौन सा प्रतीक है? सबसे पहली बात, मोटर के लिए हम एम यूज़ में लेते हैं है ना, तो जी तो आएगा नहीं, जी से जनरेटर होता है ना, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया ये वाला ऑप्शन। यहाँ पर ये ओम का बना रखा है जो कि रेजिस्टेंस वाला मामला है ना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है ना, लेकिन अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर डीसी मोटर का कौन सा प्रतीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर इस तरह से वेव बनी हुई है तो ये हमारा एसी का सिंबल होता है ना। अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनी हुई है तो ये हमारा डीसी का सिंबल होता है। तो हमसे डीसी मोटर का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीसी मोटर है ना। अगर एम के नीचे इस तरह से बनाया तो वो डीसी मोटर है, अगर एम के नीचे इस तरह से बनाया तो वो एसी मोटर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है? जो लाइन इंसुलेटर होते हैं ना, जो आपने देखा होगा खंभों पर जो लाइन जाती है ना, वायर जाता है, तो उसे इंसुलेटर के थ्रू हम जो है वहाँ से लेकर के जाते हैं। तो इंसुलेटर किस मटेरियल का बनाया जाता है वो आपको बताना है। तो याद रखेंगे, वो हम पोर्सलिन क्ले का बनाते हैं। किसका? पोर्सलिन क्ले का बनाते हैं। पोर्सलिन किसे कहते हैं? चीनी मिट्टी है ना, चीनी मिट्टी से बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए चित्र में स्विच को पहचानिए। ये हमारे पास एक स्विच दे रखा है चित्र में, कह रहा है कि इसे पहचानिए ये कौन सा स्विच है। तो याद रखेंगे ये हमारा टम्बलर स्विच है। कौन सा? ये हमारा टम्बलर स्विच है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टम्बलर स्विच। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, 3 पिन सॉकेट को पहचानिए। 3 पिन सॉकेट को आपको पहचानना है कि ये कौन सा 3 पिन सॉकेट है इनमें से। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं, यानी ये तो हमारा 2 पिन सॉकेट हो गया है ना। यहाँ पर ये इस तरह से बना है, तो ये तो सॉकेट है ही नहीं है ना। ये आपका देखिए इसमें 3 पिन है, तो ये आपका 3 पिन सॉकेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3 पिन सॉकेट है ना। अब ये है क्या, इन दोनों के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कभी आपने केबल को देखा होगा है ना, केबल, तो केबल में क्या होता है, 2 वायर वाली केबल भी होती है, 3 वायर वाली भी केबल होती है और 3 से ज़्यादा वायर वाली भी केबल होती है। तो उसमें क्या होता है, ये हमारा जो है ना, ये दोनों वायर को अलग करने का काम कर रहा है, यानी बीच में क्या है, अलग करने का इंसुलेटर की तरह काम करता है ना। इसमें इसका मतलब ये है कि ये 2 वायर केबल है। ये क्या है? 2 वायर केबल है ना, याद रखेंगे। और ये हमारी क्या है, ये हमारी 3 वायर केबल है। क्या है? 3 वायर केबल है। इसमें 3 वायर जा रहे हैं, देख सकते हैं। ये कंडक्टर को दर्शा रहा है, ये जो गोला है ना, ये कंडक्टर को दर्शा रहा है, एंड ये जो है बीच में इसे डिवाइड कर रहा है ना। ये कंडक्टर को दर्शा रहा है, ये बीच में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो ये आपको बताना ज़रूरी था, वरना आप कन्फ्यूज हो जाते, इस वाले को लगाते हैं ना। तो ध्यान रखेंगे, 3 पिन सॉकेट हमारा ये वाला है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में इस चित्र में आपको पहचानना है कि नॉट गेट कौन सा है। नॉट गेट की पहचान आपको करनी है कौन सा है, तो मैंने आपको बता रखा है ये गेट कौन सा है, ये आपका एंड गेट है ना, ये आपका एंड गेट है। ये आपका कौन सा गेट है, ये आपका नॉर गेट है। अब यहाँ पर और गेट मत बोलिएगा क्योंकि यहाँ पर जो है गोला लगा है, अगर ये गोला नहीं लगा होता तो ये और गेट होता, लेकिन गोला लगा है इसलिए ये नॉर गेट है। ओके, नॉर गेट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कौन सा गेट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉट गेट है ना। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नॉट गेट। ये कौन सा गेट है, तो एक्चुअल में ये गेट है ही नहीं, ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये हमारा क्या है, डायोड। आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये हमारा डायोड का सिंबल है, ये कोई गेट नहीं है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, नॉट गेट की तरह दिख रहा है ना, तो इस वाले को लगा करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नॉट गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक को पहचानिए। यानी कि एसी और डीसी जो होता है ना, एसी और डीसी करंट का जो सिंबल होता है उसे आपको पहचानना है। तो ये तो हमारा कोई भी एसी डीसी का सिंबल नहीं है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा डीसी का सिंबल है। ये हमारा किसका, ये हमारा एसी का सिंबल है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा डीसी और एसी दोनों का सिंबल है ना, डीसी और एसी दोनों का सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसने बोला था प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती, यानी दोनों पूछा था, डीसी और एसी दोनों किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी स्क्वायर वेव फॉर्म है ना। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का चिन्ह को पहचानिए। पृथ्वी का मतलब यहाँ पर ये है अर्थ है ना, अर्थिंग की बात कर रहा है ये, जो हम अर्थिंग इस तरह से बनाते हैं ना, इसकी बात कर रहा है। तो ये वाला सिंबल आपको पहचानना है, ये हमारा अर्थ का सिंबल होता है ना। तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। ये हमारा क्या है, अर्थिंग का सिंबल है। एंड ये क्या है, ये हमारा सेल का सिंबल है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा पुश बटन का सिंबल है, पुश बटन जो होता है ना। एंड ये हमारा क्या है, स्विच, जो हमारा स्विच होता है ना उसका सिंबल है, ऑक्सिलरी स्विच का सिंबल है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने देखा हमने 19 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि हमारे किसके थे, ईडी के थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के थे। अब हम बात करने वाले हैं WCS की, यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर। अब हम देखने वाले हैं WCS के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके CBT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों WCS का हमारा पहला क्वेश्चन है, विकृति की इकाई क्या है ना। विकृति की इकाई पूछ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है, ये यूनिट लेस होती है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो नो यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। लंबाई में परिवर्तन को हम डेल्टा एल या फिर DL से दर्शाते हैं, DL या फिर डेल्टा एल, इन दोनों से हम दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, मशीन इंजीनियर द्वारा किस हैंडबुक का उल्लेख किया गया है। यानी जो मशीन इंजीनियर होते हैं तो वो किस हैंडबुक का उल्लेख करते हैं, तो वो हमारा मार्क स्टैंडर्ड होता है ना, मार्क स्टैंडर्ड हैंडबुक का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, उसमें क्या होता है, सारे स्टैंडर्ड लिखे हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों को संकेतित किया जाता है। तो उस पुस्तक को हम क्या कहेंगे जिसमें सभी दरों का संकेत दिया जाता है, तो उसे हम कहेंगे प्राइस कैटलॉग। क्या कहेंगे, प्राइस कैटलॉग कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। ऐसा कौन सा प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, जो कि दरों की जो अनुसूची होती है उसको प्रकाशित करता है। तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है ना, सरकारी विभाग होता है जो कि दरों को प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो भाई मैंने आपको बताया था, घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक है ना, स्नेहक का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा है ना। तो घर्षण को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहक का उद्देश्य क्या है। जो स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स होते हैं उनका हम यूज़ क्यों करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, इसने घुमा करके पूछ लिया। पहले इसने पूछा था कि घर्षण को कम करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, लुब्रिकेंट का यूज़ करेंगे। अब ये पूछ रहा है लुब्रिकेंट का यूज़ क्यों करते हैं, भाई घर्षण को कम करने के लिए करते हैं है ना, जाहिर सी बात है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है 14x + 3y
प्लस 25x प्लस 2y, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। कैसे कर सकते हैं, देखिए 14x प्लस 25x प्लस 2y प्लस 3y। अब मैंने क्या किया, इनमें से देखिए x वाली टर्म को x वाली टर्म के साथ लिख दिया और y वाली टर्म को y वाली टर्म के साथ लिख दिया, है ना। देख सकते हैं x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ। ऐसे क्यों किया, ऐसे अब जोड़ लेते हैं इन्हें। जोड़ना है तो देखिए 14 और 25 को ऐड करेंगे तो 39x हो जाएगा, प्लस 2y और 3y जुड़ेंगे तो 5y हो जाएगा। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते थे इसे सॉल्व। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आपसे कह रहा है ए की पावर m बटे ए की पावर n का सूत्र क्या है। यानी ए की पावर m अपॉन ए की पावर n का बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ए की पावर m माइनस n, अगर बोलता ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए की पावर m प्लस n। क्योंकि याद रखेंगे, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डिवाइड में घातें माइनस होती हैं और मल्टीप्लाई में घातें जुड़ती हैं, है ना। ये बात आप याद रखेंगे। जो डिवाइड होता है ना, इसमें पावर को माइनस कर दिया जाता है, और जो मल्टीप्लाई होता है उसमें पावर को ऐड कर दिया जाता है, अगर बेस सेम है तो। क्लियर है, तो ये आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी में है ए की पावर m माइनस n, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है। लाभ को हम कैसे बोलते हैं, लाभ को आप रुपए में बोलते हैं क्या, नहीं। डॉलर में बोलते हैं, नहीं। एस्टेरिक्स में बोलते हैं, नहीं। हम लाभ बोलते हैं परसेंटेज में, है ना। हम कहते हैं कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो परसेंट में बोल रहे हैं ना, तो इसलिए परसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि आपसे कह रहा है साधारण ब्याज में साल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि साधारण ब्याज में साल जो होता है ना, साल, उसे हम किस से प्रदर्शित करते हैं। पी से क्या होता है, प्रिंसिपल होता है ना। पी से तो प्रिंसिपल हो गया, मूलधन। इसके बाद आई से इंटरेस्ट यानी ब्याज, और आर से रेट मतलब दर, है ना। तो बचा क्या, एन से हम किसे डिनोट करते हैं, साल को, है ना। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहा है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, यही तो होता है। तो अब देखिए इसमें क्या किया है, इसमें a स्क्वायर को पहले लिखा, फिर इसने माइनस 2ab को पहले लिख दिया, फिर इस वाली b स्क्वायर को बाद में लिख दिया, है ना। तो इसने इस तरह से रखा है। तो इसमें देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि एसपी का विस्तारित रूप बताइए, है ना। एसपी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। सेलिंग प्राइस होती है, याद रखिएगा, सेलिंग प्राइस। एसपी और सीपी आप जानते ही होंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, है ना। तो एसपी की फुल फॉर्म पूछी थी, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सेलेक्टेड प्राइस या फिर सेलिंग, सॉरी यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा था, सेलिंग प्राइस ऑप्शन नंबर सी में है ना। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। स्पेशल प्राइस नहीं होता है, सुपर प्राइस भी नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर, आई किसको निरूपित करता है ना। आई किसको निरूपित करता है, तो इंटरेस्ट को निरूपित करता है, मैंने आपको बताया था। प्रिंसिपल पी को निरूपित करता है ना। रेट आर को निरूपित करता है, और वाई एन को, यानी ईयर को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमसे आई का पूछा था, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इंटरेस्ट। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। प्रिंसिपल को हम हमेशा पी से डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 625 की पावर 0 का मान बताइए। अब देखिए 625 की पावर 0 है, तो इसका मान 1 होगा। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है ना। 1 की पावर 0, उसका मान भी 1। 50 की पावर 0, उसका मान भी 1, है ना। 1 करोड़ की पावर 0, है ना, 1 करोड़ की पावर भी 0 ना, तो उसका मान भी 1 होगा। यानी किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका मान क्या होगा, उसका मान 1 होगा। ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि कौन सा प्रतिबल है, ये कौन सा प्रतिबल दिखाया गया है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेयर स्ट्रेस। ये क्या है, ये शेयर स्ट्रेस है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर ये इधर होता और ये भी इधर होता एरो, तो क्या होता, ये कंप्रेस हो जाता है ना, तो कंप्रेस वाला हो जाता। अगर एक
ये इधर है और ये भी इधर है तो टेंसाइल हो जाता, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये वाला देखिए दो हमारे पास बॉक्स हैं, एक इधर खींच रहा है और एक इधर, तो ये हमारा शेयर स्ट्रेस होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए। अब तो शर्म सी लग रही है इतनी हल्के हल्के क्वेश्चन करते हुए, है ना, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता है ना WCS में, कुछ कहने की ही नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चा भी बता देगा, 3rd क्लास का बच्चा भी बता देगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब इसने क्या किया, a स्क्वायर को पहले लिख लिया, फिर बी प्लस 2ab को लिख लिया, फिर बी स्क्वायर को लिख लिया। ये कैसे भी लिख ले, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होने वाले। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि a की पावर कुछ नहीं है तो उसकी पावर 1 होती है ना, और a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4 का मान क्या होगा। और ये मल्टीप्लाई में है, मैंने आपको बताया था a की पावर m इंटू a की पावर n जब भी हो तो a की पावर m प्लस n हो जाता है ना, अगर बेस सेम हो तो, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे सबका बेस क्या है, सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन सभी पावर को जोड़ देता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि किसी की पावर कुछ नहीं, जैसे 2 की पावर अब कुछ नहीं है तो उसकी पावर 1 होती है ना। तो ये आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 2 + 1 3, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, है ना। तो a की पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और मैंने आपको 19 क्वेश्चंस ही WCS में से कराए हैं और 19 क्वेश्चंस ही मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग से कराए, यानी 38 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो तो यकीन मानिए आपके 24 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, है ना। जैसा कि आपको पता होगा 6 क्वेश्चन ED से आएंगे और 6 क्वेश्चन WCS से आएंगे, यानी 12 क्वेश्चंस हो गए आपके, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 24 मार्क्स हो गए। तो 24 मार्क्स आपके बिल्कुल फिक्स हो गए हैं अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो, क्योंकि इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मैं 100% की गारंटी कहता हूँ, 101% की गारंटी इसके साथ कहता हूँ। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ पाएँ। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, बहुत कंजूस हो, है ना, सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल पाएँ टाइम टू टाइम। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए, मैं आपके डाउट पर भी सॉल्व करता हूँ, सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, तो जो भी डाउट हो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, RV ट्यूशन क्लासेस सर्च करिए, वहाँ पर आपको PDF बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।